वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियो सेक कितने प्रकार के होते हैं। तो एम्ब्रियो सेक क्या होते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट्स एम्ब्रियो सेक कहलाती है। तो हमने इन एम्ब्रियो सेक कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ा था। तो जनरली हमने इनको 3 भागों में डिवाइड किया था, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। जो टेट्रास्पोरिक था उसे भी 2 भागों में डिवाइड किया था, एक जिसमें न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है वो, और दूसरा जिसमें न्यूक्लियस का फ्यूज़न नहीं होता है। तो उसमें आपके उस यूनिट में आपके अलग से एक टॉपिक है एम्ब्रियो सेक हॉस्टोरिया, मीन्स भ्रूणकोश सूचकांक। तो जब मैं आपको न्यूक्लियस पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो एम्ब्रियो सेक होता है या फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो अपना पोषण न्यूक्लियस के सेल्स द्वारा प्राप्त करती है या न्यूक्लियस द्वारा प्राप्त करता है। तो ये न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है? न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। किसको? एम्ब्रियो सेक को। तो भ्रूणकोश न्यूक्लियस को बोलते हैं भ्रूणकोश। तो एम्ब्रियो सेक द्वारा अपना पोषण न्यूक्लियस के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ये जो न्यूक्लियस है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं, पोषक ऊतक होते हैं जो एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं और उसे पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस की सेल्स होती है वो विघटित हो जाती है। तो ये जब न्यूक्लियस की सेल्स विघटित होगी तो विघटित होने के बाद में यह क्या करेगी? एम्ब्रियो सेक को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और जिस ओव्यूल में ये न्यूक्लियस जब ख़त्म हो जाता है या इसकी कमी होने लगती है तो मैंने आपको कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़ाए थे, जिसमें मैंने एक मॉडिफिकेशन पढ़ाया था आपको जिसमें जो इनर इंटेग्यूमेंट की सेल्स होती है, ये इनर इंटेग्यूमेंट्स की जो सेल्स होती है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू का कार्य करती है। एंडोथीलियम जो टाइप मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था कि जिस ओव्यूल में न्यूक्लियस का कंप्लीटली यूज़ हो जाता है या न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है, तो इनर इंटेग्यूमेंट की सेल्स मॉडिफाइड होकर या रूपांतरित होकर न्यूट्रिटिव टिश्यू बना लेती है, पोषक ऊतक बना लेती है जो एम्ब्रियो सेक को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब देखो, जनरली जो एम्ब्रियो सेक होता है वो भ्रूणकोश से अपना पोषण प्रदान करता है या प्राप्त करता है। तो जब ये न्यूक्लियस से पोषण प्राप्त करेगा तब क्या होगा? ये न्यूक्लियस की जो सेल्स होती है वो विघटित हो जाएगी। विघटित होने के बाद में यह एम्ब्रियो सेक द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है या उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और कभी कभार ऐसे होता है कि न्यूक्लियस के ख़त्म हो जाने पर इंटेग्यूमेंट सेल्स द्वारा उसका अवशोषण कर लिया जाता है, या मैं यूँ बोलूँ कि ये जो इनर इंटेग्यूमेंट की सेल्स है वो पोषक ऊतक की तरह एम्ब्रियो सेक को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो आपके एम्ब्रियो सेक द्वारा एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाता है जिसकी सहायता से वह एम्ब्रियो सेक पोषण प्राप्त करता है। तो वो स्ट्रक्चर क्या होगी? एम्ब्रियो सेक हॉस्टोरिया, मीन्स भ्रूणकोश सूचकांक। तो सूचकांक क्या होते हैं? मैं अगर जनरली सिर्फ और सिर्फ हॉस्टोरिया की बात करूँ तो वो क्या होते हैं? वो एक नलिकाकार संरचनाएं होती है जो टिश्यूज से ही मिली हुई होती है और वह न्यूट्रिशन को खींचने का कार्य करती है और प्राप्ति स्थल तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो आपके जो एम्ब्रियो सेक होता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो वो
हॉस्टोरिया का निर्माण करती है या चूषकांग का निर्माण करती है, जो आगे जाके एम्ब्रियो सेक को पोषण प्रदान करता है। तो आपके जो एम्ब्रियो सेक हॉस्टोरिया है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो आपके फर्स्ट है माइक्रोपाइलर हॉस्टोरिया और सेकंड है चैलेंजर हॉस्टोरिया। तो इनमें क्या होता है, अगर मैं आपके फर्स्ट टाइप माइक्रोपाइलर हॉस्टोरिया की बात करूं या माइक्रोपाइलर हॉस्टोरिया या चूषकांग, क्या होता है इसके अंदर, जो एम्ब्रियो सेक होता है तो मैं जनरली एक प्रारूपिक बीजांड की स्ट्रक्चर बना देती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि माइक्रोपाइलर हॉस्टोरिया होते क्या है। तो ये है एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर। ये जो पार्ट है इसका वो है फ्यूनिक्यूलस। ये है आउटर इंटेग्यूमेंट, ये है इनर इंटेग्यूमेंट, ये है माइक्रोपाइलर साइड और ये है एम्ब्रियो सेक। तो जो माइक्रोपाइलर हॉस्टोरिया होता है उसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सेक की जो माइक्रोपाइल साइड होती है, जहाँ पे माइक्रोपाइल उपस्थित होता है, वहाँ से हॉस्टोरिया का निर्माण होता है। ये जो हॉस्टोरिया होता है वो होता है नलिकाकार, ठीक है। और ये नलिकाकार हॉस्टोरिया पोषण प्राप्त करने का कार्य करता है या पोषण का अवशोषण करता है। कैसे करेगा, ये है आपके एम्ब्रियो सेक। तो इसकी जो ये वाली माइक्रोपाइल साइड वाली जो जगह है वहाँ से एक नलिकाकार संरचना का निर्माण होगा और ये जो नलिकाकार संरचना है वो न्यूसिलस के सेल्स से न्यूट्रिशन अब्जॉर्व करेगी या न्यूसिलस के सेल्स को एब्जॉर्व करेगी और किसको देगी, ये एम्ब्रियो सेक को। इसलिए इसे माइक्रोपाइलर हॉस्टोरिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो एम्ब्रियो सेक होता है, ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सेक उपस्थित होता है, उस एम्ब्रियो सेक के माइक्रोपाइल साइड से एक चूषकांग का निर्माण होता है। ये जो चूषकांग या हॉस्टोरिया होता है वह नलिकाकार संरचना होती है और एक अतिवृद्धि के रूप में, आउटग्रोथ के रूप में एम्ब्रियो सेक के माइक्रोपाइलर साइड से निकलती है और न्यूसिलस से न्यूट्रिशन या पोषण का अवशोषण करके ये हॉस्टोरिया एम्ब्रियो सेक को प्रदान करता है और इस तरह एम्ब्रियो सेक पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है फेसियोलस। फेसियोलस जो प्लांट है उनमें माइक्रोपाइलर हॉस्टोरिया पाई जाती है। मीन्स एम्ब्रियो सेक का माइक्रोपाइलर साइड एक आउटग्रोथ बनाता है जो नलिकाकार होती है। ये जो आउटग्रोथ होती है वो न्यूसिलस के सेल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करके एम्ब्रियो सेक को प्रदान करता है और इस तरह फेसियोलस में पोषण प्राप्त किया जाता है। फिर आपके जो सेकंड टाइप है उसमें क्या होता है
चैलेजल हॉस्टोरिया, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है माइक्रोपाइलर मीन्स माइक्रोपाइल वाली साइड से हॉस्टोरिया का निर्माण होगा। अब आता है चैलेजल हॉस्टोरिया। इसमें क्या होता है कि जो चैलेजल साइड होती है वहां से चूषकांग का निर्माण होता है। ये है आपके माइक्रोपाइल साइड और ये है चैलेजल साइड और ये है आपके एम्ब्रियो सैक। तो इसमें क्या होगा, ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है वहाँ से जो चैलेजल साइड है वहाँ से एक नलिकाकार संरचना विकसित होती है जो अतिवृद्धि के रूप में चैलेजल साइड से निकलती है। ठीक है, और ये न्यूसिलस के जो टिश्यूज होते हैं वहाँ जाकर ये पोषण का अवशोषण करने का कार्य करती है। दोबारा से समझेंगे कि माइक्रोपाइलर साइड से तो जो आउटग्रोथ निकलती है वो न्यूसिलस के सेल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी, इसलिए इसे बोला माइक्रोपाइलर हॉस्टोरिया। इसका एग्जाम्पल है फेसियोलस प्लांट। फेसियोलस प्लांट के बाद में अब आप देखो चैलेजल हॉस्टोरिया क्या होता है या हॉस्टोरिया क्या होता है कि जो चैलेजल साइड होती है एम्ब्रियो से की वहाँ से एक नलिकाकार संरचना आउटग्रोथ के रूप में या अतिवृद्धि के रूप में बाहर निकलती है और जो न्यूसिलस के टिश्यूज होते हैं वहाँ के अंदर गहराई तक जाकर वह पोषण का अवशोषण करती है या न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। इस प्रकार जो हॉस्टोरिया विकसित होते हैं उसे बोलते हैं चैलेजल हॉस्टोरिया। ठीक है, दोबारा से समझेंगे। चैलेजल साइड से नलिकाकार अतिवृद्धि निकलती है जो न्यूसिलस के अंतिम सतह या न्यूसिलस की गहराई में जाकर पोषण का अवशोषण करते हैं, तो वो होते हैं चैलेजल हॉस्टोरिया। और इसका एग्जाम्पल है एलियम प्लांट। और इस तरह आपके एम्ब्रियो से दो टाइप के हॉस्टोरिया बनाते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, अब एक मेन पॉइंट जो मैं बता रही हूँ कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें माइक्रोपाइल साइड से भी हॉस्टोरिया बनते हैं और चैलेजल साइड से भी हॉस्टोरिया बनते हैं। तो उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी कि यहाँ से भी हॉस्टोरिया बने, ठीक है, ये हॉस्टोरिया, और यहाँ से भी हॉस्टोरिया बन जाते हैं। ये है माइक्रोपाइलर और ये है चैलेजल। तो क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें माइक्रोपाइलर साइड से भी हॉस्टोरिया का निर्माण होता है और चैलेजल साइड से भी हॉस्टोरिया का निर्माण होता है। या मैं अदर वर्ड्स में आपको बोलूँ तो जो माइक्रोपाइलर साइड है वहाँ से एक नलिकाकार आउटग्रोथ निकलती है जिसे बोलते हैं माइक्रोपाइलर हॉस्टोरिया, और जो चैलेजल साइड है वहाँ से नलिकाकार आउटग्रोथ निकलती है उसे बोलते हैं चैलेजल हॉस्टोरिया। और ये प्लांट कौन से होते हैं? वेलनोनिया। उस प्लांट में क्या होता है कि हॉस्टोरिया तो दोनों टाइप से बनते हैं, ठीक है, माइक्रोपाइल साइड से भी हॉस्टोरिया बनेंगे और चैलेजल साइड से भी हॉस्टोरिया बनेंगे, लेकिन उनमें क्या होता है जो एक्टिव होता है वो होता है चैलेजल हॉस्टोरिया। मीन्स हॉस्टोरिया तो दोनों साइड से ही बनेंगे लेकिन
उनमें जो एक्टिव होगा या एम्ब्रियो सेक जिस साइड से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्व करेगा या पोषण को अवशोषित करेगा वो होता है चैलेंजल हॉस्टोरिया। ठीक है, एग्जाम्पल है मेलनोनिया। ठीक है, फिर आपके आता है इसी में एक सब पॉइंट मल्टीपल एम्ब्रियो सेक। तो मल्टीपल एम्ब्रियो सेक क्या होता है कि मैंने जब ओव्यूल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्पोर मदर सेल्स है उसमें मियोसिस होंगे, मियोसिस होने से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। ये जो 4 मेगास्पोर्स होते हैं ये क्या बनाएंगे, मेगास्पोर टेट्राड। ये जो मेगास्पोर टेट्राड है तो मैंने उसमें बताया था कि जब डेवलपमेंटल स्टेज होती है उसमें या विकास की जो प्रावस्थाएं होती है तो उनमें मैंने क्या बताया था कि ये जो 4 मेगास्पोर्स होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही एक्टिव होके क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक। तो ये जो आपके एक एक्टिव मेगास्पोर था वो वहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कर रहा था। तो इसमें मल्टीपल एम्ब्रियो सेक में क्या होगा कि जनरली प्लांट्स में एक एक्टिव मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में एक से अधिक एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं मल्टीपल एम्ब्रियो सेक। मोस्टली प्लांट्स में एक एक्टिव मेगास्पोर से सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में या कुछ प्लांट्स के ओव्यूल्स में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं मल्टीपल एम्ब्रियो सेक। फिर आपके नेक्स्ट है पॉलिनेशन या परागण। तो प्लांट्स में पॉलिनेशन एक आवश्यक प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि प्लांट्स में अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए जनन की आवश्यकता होती है, इसलिए उनमें परागण की क्रिया होती है। तो पॉलिनेशन एक्चुअल में होता क्या है कि मैंने आपको फ्लावर स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो मैंने आपको बताया था कि जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन जब किसी एक्सटर्नल फैक्टर या बाह्य कारक जैसे कि वायु, जल या कीट के द्वारा एक फ्लावर से उड़कर दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे आकर चिपक जाता है, तो ये प्रोसेस होती है पॉलिनेशन या परागण। दोबारा से समझेंगे कि पोलन ग्रेन का एंथर से फ्लावर की स्टिग्मा पे आकर चिपकना या पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, पॉलिनेशन या परागण। तो ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है
इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? थियोफ्रेस्टस ने बताया कि जो प्लांट्स में जनन की प्रक्रिया होती है वो पॉलिनेशन के थ्रू होती है, या मैं यूँ बोलूँ कि जो पॉलिनेशन टर्म है उसके बारे में सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने अपनी एक बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में सबसे पहले पॉलिनेशन टर्म को बताया कि प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है जिसे पॉलिनेशन कहते हैं, जिसके द्वारा प्लांट्स में जनन की प्रक्रिया होती है। तो पॉलिनेशन सिंपल वर्ड्स में क्या होगा कि पोलन ग्रेन का फ्लावर की स्टिग्मा पर आकर चिपकना पॉलिनेशन कहलाता है। इस टर्म के बारे में सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने अपनी बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में वर्णन किया था। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस होने के लिए सबसे पहले क्या होगा उनमें? तो ये तो सिंपल प्रोसेस हो गई कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके चिपकेगा तो होगा पॉलिनेशन, और या मैं बोलूँ कि किसी बाह्य फैक्टर द्वारा पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे आकर चिपकना पॉलिनेशन कहलाता है। लेकिन ये पॉलिनेशन कब होगा? जब ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होगा। तो एंथर से रिलीज होने के लिए इसमें क्या होना जरूरी है? एंथर का प्रस्फुटन या देहिसेंस ऑफ एंथर। तो पॉलिनेशन के लिए एंथर से पोलन ग्रेन का रिलीज होना जरूरी है, और ये कब होगा? जब उस परागकोश का विस्फुटन होगा। तो मैंने आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर बताई थी। तो मैंने आपको जब एंथर की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जब एंथर मैच्योर हो जाता है या उसमें विस्फुटन होने वाला होता है, तब क्या होता है? जब मैच्योर एंथर होता है उसकी जो स्पोरेंजियम है, जैसे कि टेट्रा स्पोरेंजियम की बात करें तो उसमें 4 स्पोरेंजियम होगी। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये दो मिलके एक कर लेगी, मीन्स दोनों जो स्पोरेंजियम होती है वो परिपक्व अवस्था में या विस्फुटन के समय जुड़ जाती है, और जुड़कर सिर्फ एक ही लोब में बन जाती है। तो आप देखो ये जो 4 हुआ करती थी माइक्रोस्पोरेंजियम, ये मर्ज हो गई या फ्यूज हो गई परिपक्वन काल के टाइम। जब ये फ्यूज हो गई तो इन्होंने एक कॉमन सेक का फॉर्मेशन कर लिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो एंडोथीशियम की जो सेल्स होती है उनकी अंदर स्टोमियम सेल्स पाई जाती है। स्टोमियम सेल्स वो सेल्स होती है जिनकी जो वॉल होती है या कोशिका भित्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली या थिन होती है।
तो पतली होने की वजह से क्या होगा, इनको स्टोमियम सेल्स क्यों बोला, पहले आप ये समझ लो। मैंने आपको बताया था कि एंडोथीलियम की जो वॉल्स होती है उस पे सुबेरिन का जमाव होता है, लेकिन कुछ सेल्स होती है जिनमें सुबेरिन का जमाव नहीं होता है, और जिन सेल्स पे सुबेरिन का जमाव नहीं होता है उन्हें बोलते हैं स्टोमियम सेल। ये जो स्टोमियम सेल्स होती है वो पाई जाती है एंडोथीलियम में। अब जब एंडोथीलियम में स्टोमियम सेल्स पाई जाती है तो ये होती है पतली भित्ति युक्त। तो क्या होगा, जब इन स्टोमियम सेल्स में संकुंचन होगा या फैलाव होगा जिसके कारण ये जो भित्ति है वो टूट जाती है, और ये जो भित्ति जब टूटेगी तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ से रिलीज होने के बाद में उनका पोलिनेशन हो जाता है। तो मैंने जो प्रीवियस क्लासेस हुई थी उसमें बताया था कि परागण किस प्रकार होता है, या मैं यूँ बोलूँ कि जो एंथर होता है उससे पोलन ग्रेन्स कैसे कैसे बाहर निकलते हैं। तो मैं वही डायग्राम यहाँ से एक बार फिर ड्रॉ कर रही हूँ। एक डायग्राम मैंने ऐसे बताया था कि इसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट बनती है या लंबवत स्लिट बनती है। तो इस प्रकार का जो पराग कोश विस्फुटन होता है वो होता है लंबवत विस्फुटन या लॉन्गिट्यूडिनल विस्फुटन। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार से एंथर का विस्फुटन हो सकता है। कुछ स्पीसीज में एक लंबवत स्लिट बनती है। इस स्लिट बनने से यहाँ से जो मैच्योर पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ये जो एंथर होता है उसमें ट्रांसवर्स या अनुदैर्ध्य स्लिट बनती है, और इस दरार या स्लिट से पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं, तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स डिhiscence। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये जो एंथर लॉब्स होती है वहाँ पे वॉल बन जाते हैं या कपाट बन जाते हैं, और इनके द्वारा पोलन ग्रेन्स बाहर की तरफ एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं वॉल्व्ड। और कुछ प्लांट्स में जो स्लिट बनती है वो नहीं बनती, और छिद्रों के रूप में या इन छिद्रों से पोलन ग्रेन्स बाहर की तरफ रिलीज होते हैं, इसे बोलते हैं पोरस डिhiscence। और इस टाइप से आपके अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार से पोलन का या मैं यूँ बोलूँ कि एंथर का विस्फुटन होता है, और ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप का होता है। और इस तरह से एंथर के डिhiscence से आपके पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, और वो किसी फ्लावर की स्टिग्मा को प्राप्त होते हैं, जिससे पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। और इस तरह आपका ये टॉपिक होता है ख़त्म। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ाऊँगी। थैंक यू।